देखिए ये जो 102 है कांग्रेस का, मेरे को कांग्रेस पे नजर है मेरी, ये कांग्रेस, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए या जो भी आप गुट कहते हैं इसको कि 102 तक पहुंच जाएगा। पर इसमें हम लोग सोच रहे थे इसमें कांग्रेस ज्यादा है, लेकिन इसमें 35 जो है वो डीएमके का है। डीएमके स्वीप कर रहा है तमिलनाडु में, तो एलाइज जो है ये कांग्रेस प्लस में 35 सीटें जो हैं उसमें लीड जो है वो डीएमके की है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 100 पार कर सकती है। नहीं कर पाएगी कांग्रेस 100 पार, और ये अब आपको समझ में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर आगे है, जो अभी हम जो रुझान देख रहे हैं। ये टैली इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो टैली है, ये आप उत्तर प्रदेश के रुझान देखिए। बीजेपी 44, समाजवादी पार्टी 10 और जिसमें बीएसपी भी है, कांग्रेस 1। ये अपने आप में एक मतलब सारे प्रयोग में जो एक्सपर्ट हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के जो एक्सपर्ट है सुधीर जी है ना, भारत टाइम्स से सीनियर जर्नलिस्ट है सुधीर जी, पहले 2 लड़के भी नहीं चले, वो भी गठबंधन हुआ था तब 325 सीटें आ गई थी, फिर बुआ बबुआ भी नहीं चले, सब फेल। इस बार जो बिहार और यूपी की 120 सीटें हैं वो ये तय करेंगी कि जो इन 2 राज्यों पर ठप्पा लगा हुआ है जातिवादी होने का, ये उससे मुक्त होंगे। और एक नई चीज़ और भी है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2.5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है। ये आज़ादी के बाद से पहला एक आंकड़ा ऐसा कि जहाँ 2.5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है, और हर सीट पे 72,000 नया वोटर है। तो ये एक दिलचस्प होगा कि ये नया वोटर कहाँ गया है और ये 2.5% महिलाओं ने क्या रोल अदा किया है, ये अभी आने वाले नतीजे थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, फिरोज साहब, प्रधानमंत्री ने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी 23 मई के बाद कुर्ता फाड़ लड़ाई होगी एसपी बीएसपी में, बुआ बबुआ में। अब यही होगा मेरे ख्याल से। 10 भी नहीं आ रही, 10 टोटल अभी तक है। देखिए, भारत की जो जनता है बड़ी परिपक्व हो चुकी है और उसे सब कुछ पता है। ये चाहे बीएसपी हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, वंशवाद, परिवारवाद, आपस की लड़ाई, जिस तरह से आपस में ये जूतों में दाल बट रही थी, तो दे आर ऑल एक्सपोज। तो अब जनता को पता चल गया कि देश को एकजुट रखने वाला जो एक परिवार है, यानी पार्टी का परिवार है, वो भाजपा है। और उसके नेता जो हैं वो मैंने कहा मोदी जी हैं, जो जानदार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। सुधीर जी, अमन, इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो, और जहां वो जाते हैं, कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। बीजेपी प्लस गठबंधन जो है आपका 300 पर पहुंच गया है। आपने कहा था बीजेपी इस बार 300 पार, तो अभी 9:30 बजे ही आपने तो 300 पे गाड़ी लगा दी अपनी। देखिए, इस बार का चुनाव आज़ादी के बाद का ऐसा पहला चुनाव होगा, और ये माइलस्टोन होगा इस देश की राजनीति के लिए भी, कि यहाँ पर जाति का बंधन टूटा, धर्म का बंधन टूटा और एक डेवलपमेंट की राजनीति प्रारंभ हो गई। तो मैं इस देश के युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने डेवलपमेंट को अपनाया, डेवलपमेंट का समर्थन किया। और मैं समझता हूँ कि जो परिणाम है ये सिर्फ विकास और देश के विकास के लिए सामने दिखाई दे रहे हैं, और इसका श्रेय सीधा मोदी जी को जाता है, क्योंकि जातियों की राजनीति को तोड़ना ये बहुत बड़ा चुनौती था। और मैं समझता हूं कि इस पे मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सफलता प्राप्त की है, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के परिणाम आ रहे हैं वह इस बात को दस्तखत कर रहे हैं कि अब देश के अंदर जातिवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। अगर राजनीति करना होगा तो आपको देश को विकास की तरफ ले जाना होगा, और वही सपने दिखाना होंगे जो आज देश की आवश्यकता है, जो मोदी जी ने दिखाया और उसको पूरा करने का संकल्प लिया है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप बंगाल के प्रभारी भी थे। जी, स्मिता जी कुछ पूछना चाहती। स्मिता जी, मैं पूछना चाहती थी आपसे कि आप बंगाल पे आपका सारा फोकस रहा, और बहुत से लोग मान रहे थे कि जो हिंदी हार्टलैंड में जो लॉसेस होंगी वो बंगाल या ईस्टर्न इंडिया, पूर्व इंडिया से आएंगी आपकी सीटें, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की वजह से जरूरत नहीं थी, शायद ऐसे लग रहा है। नहीं, वहाँ पर भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। बंगाल सिर्फ हमें सरकार बनाने के लिए नहीं चाहिए। बंगाल की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो देश की आंतरिक सुरक्षा की है। जो जिस तरीके से वहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं और वोट की राजनीति के कारण वहाँ की सरकारों ने उनको प्रश्रय दिया है। सिर्फ अगर घुसपैठिए आते तो कोई बात नहीं थी। यदि आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पहले हमारे यहाँ फेक करेंसी नेपाल के रास्ते से आती थी, अब हमारे यहाँ फेक करेंसी बंगाल के रास्ते से आ रही है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में राष्ट्रवाद,
डेवलपमेंट की राजनीति आना ज़रूरी थी और वहाँ पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण के कारण देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, वह हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सारे देश के लिए एक चुनौती थी। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आए और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वहाँ से समाप्त हो, ये हमारे लिए चुनौती थी। और मुझे लगता है कि इसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और अब बंगाल में जो जिस प्रकार का अलगाववाद वहाँ पर बढ़ रहा था वह निश्चित रूप से समाप्त होगा और एक राष्ट्रवाद की बयार वहाँ पर बहेगा। लेकिन मिशन 23 ओवर। जी मधु जी, आप कुछ कहना चाहिए? आपने कहा कि शायद बंगाल में ज़रूरत नहीं थी, परंतु मैं सोचती हूँ बंगाल में जितनी बहादुरी बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं ने जान पे खेलकर ये पॉलिटिकल बेस बनाया, जान पे खेलकर 80 से ज़्यादा वहाँ मर्डर हुए और इससे 4-5 दशकों से ये चला जा रहा था और वहाँ बोलना भी असंभव था। एक बंगाली ऐसा स्टेट है जहाँ जो तथाकथित एनजीओ पॉलिटिक्स भी ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पनपने दिया। फॉरेन फंडेड एनजीओज भी नहीं वहाँ तो पनप पाए, जिनकी वैसे बाकी देश में इतनी पैठ होती है, इतना शोर मचाते हैं। वहाँ सच में जान पे जोखिम लेके जो बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं ने बेस तैयार किया है वो सच में सराहनीय है। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक टर्नअराउंड्स। वाम से राम पर बदल गई वहाँ पे जो डिस्कोर्स है। कम से कम दुर्गा पे तो आने दीजिए, पहले वो भी बंद हो रहा था वहाँ तो। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। वहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति पर प्रभाव बढ़ रहा था, चाहे वो कंपटीशन हो रही थी कि कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी में कौन ज़्यादा तुष्टीकरण करे, इस प्रकार का कंपटीशन हो रहा था। वहाँ डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर डेवलपमेंट का एक नक्शा दिखाया, जनता ने उसको सराहा है। और मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत राहत की बात है, देश के लिए राहत की बात है। बंगाल में मिशन 23 था आपका, अभी तक के जो रुझान है उसमें सिर्फ 3 पर आगे है बीजेपी। मिशन 23 और आप अभी सिर्फ 3 पर आगे है बीजेपी। ना भी 3 हो या 5 हो, आई थिंक एक ब्रेक थ्रू होना बहुत जरूरी है। ओनली क्राइटेरिया। जी बोलिए सर, बोलिए। कैलाश विजयवर्गीय 3 पर है, सिर्फ आगे बम फटे। देखिए, वहाँ पर वोट शेयर बहुत बड़ा है बीजेपी का और ये बहुत अच्छे संकेत है। मैं समझता हूँ सीट में कितना परिवर्तन होता है ये मैं भी नहीं कह सकता, पर हमारा 23 का लक्ष्य था और मुझे लगता है कि शाम तक आते आते आप देखेंगे कि हम 23 तक पहुँचेंगे। ठीक, विवेक अग्निहोत्री कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बंगाल में हुई। ठीक, विवेक अग्निहोत्री आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार, विवेक अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोसी हैं, इंदौर के हैं, मैं भोपाल से हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ विवेक जी। कैलाश जी, मैं ये जानना चाह रहा था मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेजॉरिटी आने वाली है मध्य प्रदेश में बीजेपी को, ऑफ कोर्स वो मोदी जी की लीडरशिप और आप लोग का काम है, पर कई लोग मुझे कह रहे हैं कि एंटी कमलनाथ वोट भी है। क्या ये सही है? निश्चित रूप से वहाँ पर मध्य प्रदेश में लोग ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे। जिस तरीके से आश्वासन दिया गया था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की उनका कर्ज माफ़ कर देंगे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातों के पकौड़े पकाते रहे। तो जनता ने वो सबक भी दिया है और दूसरा मोदी जी का जादू तो है ही। जी कैलाश जी, इस बार ये भी हमें देखने को मिला और इस बार क्या हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी असल में एक चुनावी मशीन है, मशीन की तरह काम करता है आपका पूरा सेटअप, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये जोड़ी असफल नहीं हो सकती और इस बार इस जोड़ी ने फिर से डिलीवर किया है। मतलब लोग कहते हैं कि इस जोड़ी को हराना बहुत मुश्किल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसी क्या रणनीति है आपकी ये इन दोनों लोगों की कि चुनावों को इतने अच्छी तरीके से समझ पाते हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए नेता, नीति और नियत 3 बहुत ज़रूरी है। नेता हमारा बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी का है, नीति रणनीतिकार हमारे अमित शाह जी
जो है वो एक आधुनिक चाणक्य है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी नीयत से काम किया। तो नेता, नीति और नीयत का कॉम्बिनेशन है कि जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये निश्चित रूप से इस बात के ही है कि हमारे पास नेता बहुत सॉलिड है, हमारे पास रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं और कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है जो एक मिशन के लिए काम करती है। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जब ये ऐसा लग रहा है नंबर्स देख के कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तो आपने सारे आसपास के देशों के प्रधानमंत्रियों को और नेताओं को बुलाया था। इस बार आप किस किस को बुलाने वाले हैं? सीधे शपथ पे ही बात करते हैं। और इमरान खान को भी क्या इस बार आप बुलाएंगे? देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं संगठन का आदमी हूँ। ये प्रश्न आप सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पर हाँ, फिर भी पिछली बार बहुत साफ नीयत से पड़ोसियों को बुलाया था, इस बार भी दोस्ती के नाते पड़ोसियों को बुलाएंगे। जो अच्छा संबंध जिन्होंने 5 साल रखा, उनको निश्चित रूप से बुलाएंगे। जी कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको अभी से बधाई दे देते हैं। अभी रुझानों के आधार पर ही हम आपको बधाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप आ गए। धन्यवाद। दोनों की जोड़ी का मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में राज्यसभा में आने के बाद आया सक्रिय रूप से, और जब मैं कई जगह दौरा किया तो पार्टी की स्थिति, कार्यकर्ताओं की स्थिति, मैंने यह देखा कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब केंद्र की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं आया। अर्थात 5 सालों तक अमित शाह जी ने पार्टी को शिथिल नहीं होने दिया। हर पार्टी यूनिट इस बात की परेशान थी, आज यह कार्यक्रम है, कल वह कार्यक्रम है। तो कार्यकर्ताओं को लगातार निरंतर सक्रिय रखना और सर्वस्पर्शी बनाने की कोशिश। बाहर से लोग जातीय समीकरण बाकियां पार्टी कर रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ता हर सेगमेंट में पहुंच रहे थे, चाहे जाति का सेगमेंट हो, वर्ग का सेगमेंट हो, क्षेत्र का सेगमेंट हो। इसका एक जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट 2019 में दिखाई पड़ रहा है कि जो कहते हैं आप जाति का जो गुब्बारा था उसको उन्होंने एक तरह से फोड़ दिया अमित शाह जी ने। तो इनकी जो रणनीति की बात आपने कही, वह रणनीति एक दलीय व्यवस्था के लिए आदर्श रणनीति रही है, कार्यकर्ता आधारित संपर्क और अभियान। जी, और अब ब्रेकअप हमारे पास आ गया है बीजेपी प्लस का। अभी आप लोग सब जो दर्शक हमारे सोच रहे होंगे कि जो बीजेपी प्लस है ये 309 है, तो इसमें बीजेपी की कितनी सीटें हैं? तो मैं अपने ये देखिए, हम आपको एक ब्रेकअप दिखाने की कोशिश करेंगे अभी, जिसमें आपकी स्क्रीन पर आएगा कि 309 में से बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। 268 के आसपास अभी तक बीजेपी आगे चल रही थी, यानी बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाने की स्थिति में बहुत जल्द, कुछ ही मिनटों में, जहां तक रुझानों की बात है, पहुंच जाएगी। आपकी स्क्रीन पर हम अभी एक ब्रेकअप डालने वाले हैं और मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो बीजेपी का एक पूरा वो बताए कि क्या ब्रेकअप है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये 309 में किस किस की कितनी सीटें हैं हम आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कांग्रेस का आया है, देखिए 109 में से कांग्रेस को 71 सीटें अभी मिलती हुई दिख रही हैं। 71, एनसीपी 7, आरजेडी 4 और डीएमके 20 सीट लेकर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। तमिलनाडु में आप ऐसा समझिए कि डीएमके ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस गठबंधन को बहुत फायदा मिला है और उसी की वजह से 100 का आंकड़ा कांग्रेस गठबंधन पार कर पाई है। सुधीर जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी डीएमके जो है, ठीक है, वो जीत रही है और उनका जो डीएमके की जो सीट्स हैं वो कांग्रेस के बेनिफिट में जाएगी। लेकिन डीएमके के जो नेता हैं स्टालिन, उन्होंने जब पहले कहा कि राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, वो कहने के बाद जो ऑपोजिशन यूनिटी थी वो बिखर गई, क्योंकि उस वक्त चाहे ममता हो या मायावती हो, तब तक किसी ने ये नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन स्टालिन ने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो ऑपोजिशन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे, उस दिन ऑपोजिशन यूनिटी टूट गई और जो गठबंधन बनने वाला था वो नहीं बना। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के लिए एक अपहिल टास्क था, या केसीआर के लिए जो बना रहे थे वो उस गुट के लिए मुश्किल टास्क था। टीएमसी बिल्कुल ही हट गई, कोई भी नहीं चाहता था उस वक्त कि अनाउंस करने के लिए। तो स्टालिन अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जीत के जरूर ला रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी के लिए जो हार्म, द हार्म दैट स्टालिन कॉज, नोबडी एल्स डिड। जी, उन्होंने ऑपोजिशन के लिए, ये बात सही है आपकी। और अब आप देखिए 309 में से 268 सीटें अकेले बीजेपी जीत रही है, जेडीयू 12। जी बताइए,
मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है ये। देखिए 50% दिखा रहे बीजेपी को वोट, क्या इलेक्शन कमीशन साइड। आप जो वोट शेयर की बात कर रहे हैं जी, वोट शेयर में मैं अपनी टीम से ही अनुरोध करूंगा अभी कि वो आपके सामने वोट शेयर भी पेश करेंगे, अभी करें, क्योंकि अभी सिर्फ रुझान है तो वोट शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि जब तक फाइनल नतीजे नहीं आते तो असली वोट शेयर तभी पता चलेगा जब नतीजे आ जाएं, रिजल्ट आ जाए। रुझानों के आधार पे वोट शेयर भी अगर अंदाज हो जाए जी तो कितनी डेफिनेटिव हम कोशिश करते हैं वो डेटा माइनिंग का। जी जी जी, देखिए लगभग 60 करोड़ मतदाताओं ने देश में वोट किया है। पहले जो रुझान आए हैं लगभग 1 करोड़ पोस्टल बैलेट्स के आए हैं। अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, लगभग उसके अलावा 1.25 करोड़ और वोट काउंट हुए हैं। तो ये कहना कि ये अंतिम भारत के मतदाताओं की सोच है, मुझे लगता है कि ये चुनाव की लड़ाई एक उदार भारत और उग्र भारत की लड़ाई है। इसमें जिसको जो भी व्याख्या करनी हो, मेरी यही व्याख्या रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि जब तक आखिरी वोट काउंट होगा तब तक इस लड़ाई को घोषित किया जा सकता है, इसके परिणामों को घोषित किया जा सकता है। आप ही का चैनल अभी दिखा रहा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 11,000 वोटों से भोपाल में आगे चल रही हैं। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में आगे चल रही हैं और यही रुझान बने रहते हैं तो मैं मानूंगा कि वाकई इस चुनाव में एक उग्र भारत जीता है, जिसका नजरिया वही है जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नजरिया है। मैं नहीं मानता मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मैं नहीं मानता कि हमारे देश की नई पीढ़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना नेता कबूल करेगी। मैं नहीं मानता कि संसद में उनकी अच्छी भूमिका हो सकती है। जिस संसद में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हो, उस संसद में उन्हें बार बार माफी मांगकर अपने बयान को शुरू करना पड़ेगा। जिन्हें संविधान पे विश्वास नहीं हो वो अच्छे सांसद नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि हम 2.25 करोड़ वोटर्स के आधार पर 60 करोड़ के ओवरऑल वोट नहीं, घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, मेरे ख्याल से वोटर्स पर सवाल उठाना आपका रिएक्शन और 2 घंटे के बाद ले लेंगे, कोई अच्छा। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। जो मिशन 23 था भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, उसमें टीएमसी इस वक्त 12 पर आगे है, बीजेपी 10 पर आगे है। ये नेक एंड नेक फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच, बीजेपी 10 पर आगे इस वक्त है और टीएमसी 12 पर आगे है। ये पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में इस वक्त 12 सीट पर जो है टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी अच्छा करती हुई नजर, मतलब 2 सीटें थी बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में, 2 से 23 का टारगेट रखा गया था, लेकिन 2 से 10 पर बीजेपी अभी फिलहाल पहुंचती नजर आ रही है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब, मुबारकबाद, बहुमत हासिल कर लिया। अभी तो 9:45 हो रहे हैं, बहुमत प्राप्त हो गया सर आपको? सर उत्तर प्रदेश जो है जी, उसके मैं देख रहा था फिगर्स, एसपी और बीएसपी। देखिए, बहुमत तो देश की जनता ने अपने प्यार से पहले ही हमको दे दी थी। चूंकि अभी बात हो रही थी, सभी बैठे हुए पैनलिस्ट कह रहे थे कि जात पर ना पात पर, ये नारा एक्चुअल में कांग्रेस ने दिया था एक जमाने में, सुधीर भाई बताएंगे, और उस नारे को सही किया है अगर किसी ने आज के दौर में, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस नारे को सही करके दिखाया कि देश की जनता वाकई में विकास के साथ जाना चाहती है और विकास के साथ ही विश्वास बढ़ता है। जब कोई भी प्रधानमंत्री या कोई नेता जनता के हितों के कार्य करता है तब उस पर विश्वास बढ़ता है, तो जातियों के बंधन टूट जाते हैं। और वही काम करके आदरणीय मोदी जी ने बता दिया और सारे विपक्ष को दिखा दिया। सारे विपक्ष ने एक नारा दिया था, मोदी हटाओ, और मोदी ने एक नारा दिया था, विकास करना है, विकास करेंगे और देश को सशक्त करेंगे। तो दोनों चीजों में मोदी जी ने करके दिखाया है देश को, और देश की जनता ने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास पर मोहर लगाई है। ये कोई बहुत हैरत अंगेज परिणाम नहीं है हमारे लिए। अगर ये परिणाम नहीं आते तो हमें लगता कि हमसे कोई कमी रही है अभी जनता का विश्वास जीतने में।